India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। Presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता कांड को लेकर स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई ट्रेनी डॉक्टर की रेप हत्या के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। मंगलवार 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। मंगलवार को सीजेआई जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुबह पहले इसी मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि मंगलवार को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में 66वें नंबर पर है, लेकिन उसमें विशेष उल्लेख है कि पीठ इसे प्राथमिकता पर सुनेगी। 17 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आक्रोश और चिकित्सा बिरादरी की हड़ताल के बीच सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इसी मुद्दे पर एक याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस को प्रेषित इस पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 9 अगस्त को कोलकाता में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की भयावह और शर्मनाक घटना का स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद की बीडीएस डॉक्टर मोनिका सिंह के वकील सत्यम सिंह ने अदालत से अनुरोध किया था कि 14 अगस्त को असामाजिक तत्वों द्वारा आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर किए गए हमले की भी निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। पत्र में मामले के लंबित रहने तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देने की गुहार भी लगाई गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि हमले और अपराध स्थल पर हुई बर्बरता को रोकने में स्थानीय कानून और प्रवर्तन एजेंसियों की विफलता को देखते हुए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने पत्र में उन्होंने चिकित्सा पेशेवरों पर क्रूर हमलों की चिंताजनक घटनाओं की लगातार बढ़ती घटनाओं का हवाला दिया है। खासतौर पर कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुई हाल की घटना का जिक्र है। उसमें एक पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसमें कहा गया कि चिकित्सा पेशेवरों पर क्रूर हमलों से जुड़ी हाल की घटनाएं निजी त्रासदी के साथ ही उन लोगों के सामने आने वाली गंभीर जोखिमों की भी भयावह याद दिलाती है जो जीवन बचाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। इससे ऐसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए चिंता और बढ़ जाती है। इसमें कहा गया है कि भारत में डॉक्टर जीवन बचाने और समाज की सेवा करने के लिए 10 से 11 साल तक कठोर शिक्षा और प्रशिक्षण, जिसमें मेडिकल स्कूल और रेसिडेंसी भी शामिल है, समर्पित करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता में कई सालों तक बिना सोए रहना, गहन अध्ययन और व्यवहारिक अनुभव शामिल है। याचिका में कहा गया है कि हमलों से अस्पताल का संचालन बुरी तरह बाधित हुआ है, चिकित्सा कर्मियों में भय भर गया है। कॉलेज और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को प्रसार भारती से जवाब मांगा है कि क्या दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय समाचार चैनल दूरदर्शन पर प्रतिदिन विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा सकता है। जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ 2019 में संकेत फाउंडेशन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए दृश्य मीडिया को सुलभ बनाने की आवश्यकता का अनुरोध किया गया। इस याचिका पर अदालत ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से अनुरोध किया कि वे प्रसार भारती से निर्देश लें कि क्या कम से कम दूरदर्शन पर दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए दैनिक आधार पर विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जा सकता है।
पिछले साल बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में सुचारू न्यायिक कार्यवाही के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया की नियुक्ति की घोषणा की, जहां श्रवण बाधित वकील और पक्षकार शामिल थे। इस साल जुलाई में CJI चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दृश्य मीडिया में दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मानजनक चित्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए और यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप भारत के भेदभाव विरोधी दायित्वों के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगाई जिसमें कहा गया है कि पुलिस को सिविल या वाणिज्यिक विवादों पर FIR दर्ज करने से पहले कानूनी राय लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के 3 पैराग्राफ पर रोक लगा दी, जिसमें न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वह ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने से पहले सरकारी वकील से कानूनी राय ले, जो प्रथम दृष्टया सिविल लेन देन प्रतीत होते हैं। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के उस निर्देश पर भी रोक लगा दी, जिसमें कहा गया कि मजिस्ट्रेट को CRPC की धारा 156 भाग 3 के अनुसार FIR दर्ज करने का निर्देश तभी देना चाहिए जब वे इस बात से संतुष्ट हों कि पक्षों के बीच कोई पूर्व सिविल विवाद लंबित नहीं है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 18 अप्रैल को FIR दर्ज करने के संबंध में कुछ निर्देश पारित किए। अदालत ने निर्देश दिया कि जिन मामलों में IPC की धारा 406, 408, 420, 467, 471 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की जाती है, यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि मामला वाणिज्यिक या नागरिक विवाद से संबंधित है, तो ऐसे सभी मामलों में संबंधित जिलों में संबंधित जिला सरकारी वकील या उप जिला सरकारी वकील से राय ली जाएगी। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा जारी निर्देश उन मामलों के लिए लागू होंगे जहां 1 मई 2024 के बाद FIR दर्ज की जाती है। इसने कहा कि यदि पुलिस अधिकारी ऐसी FIR में कानूनी राय लेने में विफल रहे हैं तो वे अवमानना कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। जस्टिस CT रवि कुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की। याचिका में कुछ संवैधानिक प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 149 को भी चुनौती दी। याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, अन्य बातों के अलावा संवैधानिक प्रावधानों को भी चुनौती दी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की खंडपीठ याचिकाकर्ता इन पर्सन डॉक्टर SN कुंद्रा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 52, 53, 75 भाग 4, 77, 102 उपधारा 2, 164 उपधारा 3, 151 उपधारा 2, 246, 361 और 368 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त याचिका में सशस्त्र बलों द्वारा ली गई शपथ और भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 को चुनौती देने की मांग की गई। BNS की धारा 149 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए हथियार इकट्ठा करने के कृत्य को दंडित करती है। याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए पीठ ने इसे 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत में राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 75 उपधारा 4 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासित प्रत्येक केंद्रीय मंत्री द्वारा पद की शपथ लेने की आवश्यकता बताई गई है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है। अनुच्छेद 102 भाग 2 और 191 भाग 2 10वीं अनुसूची के तहत सांसद या विधायक की अयोग्यता के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 164 भाग 3 राज्य के मंत्रिपरिषद के लिए राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाने के बारे में बताते हैं।
अनुच्छेद 246 उन कानूनों के विषय को निर्धारित करता है जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज प्रमुखों को दी गई संवैधानिक प्रतिरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्तियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित कथित बहु करोड़ के घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जारी आदेश रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक सुनवाई जारी है, सिद्धरामैया पर कार्रवाई नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है। दरअसल गवर्नर ने जमीन घोटाले के केस में उसे चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धरामैया द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि मुख्य सचिव को सूचित किया गया। मंजूरी आदेश बिना सोचे समझे जारी किया गया, वैधानिक आदेशों का उल्लंघन है और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह भी शामिल है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत बाध्यकारी है। यह दावा किया गया कि मंजूरी का विवादित आदेश दुर्भावना से भरा हुआ है, राजनीतिक कारणों से कर्नाटक की विधिवत निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के ठोस प्रयास का हिस्सा है। राज्यपाल गहलोत ने अपने आदेश में कहा था कि मामले में गैर पक्षपातपूर्ण जांच की आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आरोप और सहायक सामग्री अपराध के किए जाने का खुलासा करती है। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री के रूप में याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक पहलों का कार्यान्वयन देखा गया, जैसे कि अन्ना भाग्य योजना, जो कम आय वाले परिवारों को मुफ्त चावल प्रदान करती है, और क्षीर भाग्य योजना, जो स्कूली बच्चों को मुफ्त दूध प्रदान करती है। 5 गारंटी योजनाएं। इन पहलों ने उन्हें वंचितों के उत्थान के लिए उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है और विश्वसनीय और प्रिय नेता बना दिया। हालांकि आरोपित आदेश, जो याचिकाकर्ता के अभियोजन के लिए मंजूरी देता है, न केवल उनके व्यक्तित्व पर सीधा हमला है, बल्कि मुख्यमंत्री के कार्यालय का भी अपमान है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कर्नाटक के लोगों के इच्छा को कमजोर करता है। इसके अलावा विचाराधीन आदेश जल्दबाजी में और भौतिक तथ्यों, कानून और इस तरह की कार्रवाइयों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक जनादेशों पर उचित विचार किए बिना जारी किया गया। याचिका में विवादित आदेश रद्द करने और अंतरिम राहत के रूप में आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 भाग ए के अनुसार सुरक्षात्मक हेडगियर न पहनना, हालांकि सहभागी लापरवाही है, लेकिन इससे पीड़ित दावेदार को दिए जाने वाले मुआवजे पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस के सोमशेखर और जस्टिस डॉक्टर चिलक्कुर समलता की खंडपीठ ने सदात अली खान द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे में वृद्धि की मांग करने वाली अपील पर निर्णय लेते हुए यह बात कही। न्यायाधिकरण ने मुआवजे के रूप में 5,61,600 रुपए दिए और ऐसा करते हुए माना कि दावेदार बिना हेलमेट पहने यात्रा कर रहा था। इस तरह उसने मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के तहत परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना का उल्लंघन किया। न्यायालय ने कहा, अगर कोई सवार अनिवार्य रूप से प्रोटेक्टिव हेडगियर नहीं पहनता है तो यह तर्क दिया जा सकता है कि उसने अपनी चोटों की गंभीरता में योगदान दिया है। हालांकि प्रोटेक्टिव हेडगियर न पहनना मुआवजे के अधिकार को नकारता नहीं है। यह कहते हुए न्यायसंगत मुआवजा के सिद्धांत के अनुसार, हालांकि सहभागी लापरवाही मुआवजे की राशि निर्धारित करने में कारक हो सकती है, लेकिन इसका परिणाम अन्यायपूर्ण कटौती नहीं होना चाहिए। मुआवजा उचित और तर्कसंगत होना चाहिए, जो वास्तविक नुकसान और लगी चोटों की प्रकृति को दर्शाता हो।
न्याय संगत मुआवजे के सिद्धांत के अनुसार अदालतों को उचित और न्याय संगत मुआवजा देना चाहिए, जिसमें हेलमेट न पहनने के लिए दावेदार को अनुचित रूप से दंडित किए बिना सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाए। प्राथमिक ध्यान यह सुनिश्चित करने पर रहता है कि पीड़ितों को उनकी चोटों और नुकसान के लिए पर्याप्त मुआवजा मिले। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के जवाब में राज्य को जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को समान मजदूरी देने के मुद्दे पर विचार करने का निर्देश दिया है। कठोर परिस्थितियों में काम करने वाले कैदियों को मुआवजे की कमी को संबोधित करने के लिए दायर की गई जनहित याचिका में राज्य भर की कई जेलों में मजदूरी करने वाले कैदियों को मजदूरी का भुगतान न किए जाने का मामला सामने आया, जिसमें सितारगंज जेल भी शामिल है, जहां कैदी बिना पारिश्रमिक के 450 एकड़ के खेत में काम करते हैं। चीफ जस्टिस रितु बाहुरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने गुजरात राज्य और अन्य बनाम गुजरात हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित मिसाल का हवाला दिया, जिसमें विशेष रूप से मजदूरी करने वाले कैदियों की स्थिति को संबोधित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठोर कारावास की सजा के तहत किए गए श्रम को संविधान के अनुच्छेद 23 उपधारा 1 के तहत निषिद्ध भिक्षावृत्ति या अन्य प्रकार के जबरन श्रम के बराबर नहीं माना जा सकता। उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हालांकि संविधान किसी राज्य को उचित कानून बनाकर अदालत के आदेश के तहत कठोर श्रम के अधीन कैदियों को अनेक लाभकारी उद्देश्य या अन्यथा के लिए मजदूरी चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उसे देने से नहीं रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट मार्गदर्शन के बावजूद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि राज्य ने अभी तक कैदियों को उनके श्रम के लिए मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय लागू नहीं किया। अपने निर्देश में हाईकोर्ट ने राज्य से इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उचित विधायी या प्रशासनिक कार्रवाई करने का आह्वान किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कैदियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने की राज्य की जिम्मेदारी में उनके श्रम के लिए समान मजदूरी का प्रावधान शामिल होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर 2024 को निर्धारित की जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट ने निर्धारित बिजली चार्ज की गणना को चुनौती देने वाली लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बिजली आपूर्ति की बहाली विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 उपधारा 1A के अनुसार निर्धारित राशि के भुगतान पर निर्भर होनी चाहिए। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित चार्ज का पूरा भुगतान किए बिना बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सिस्टम में हेरफेर किया। चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि धारा 135 की उपधारा 1A के तीसरे प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि बिजली की आपूर्ति लाइन की बहाली अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित राशि या बिजली चार्ज के जमा या भुगतान पर ही होगी। हम आगे यह भी दर्ज कर सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने गणना को चुनौती देने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 127 के तहत अपील दायर करने के उपाय का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि धारा 127 उपधारा 2 के अनुसार अपील प्रस्तुत करने पर याचिकाकर्ता को निर्धारित राशि का आधा हिस्सा जमा करना होगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि निर्धारित बिजली चार्ज की गणना सुनवाई का अवसर दिए बिना की गई। यह तर्क देते हुए कि अंतिम बिल अपीलकर्ता की भागीदारी के बिना तैयार किए गए। प्रतिवादी दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड ने मीटर से छेड़छाड़ और बिजली के अनधिकृत उपयोग सहित बिजली चोरी के सबूत पेश करके इसका विरोध किया। विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। न्यायालय ने नोट किया कि धारा 135 उपधारा A के चोरी का पता चलने पर तुरंत बिजली काटने का आदेश देती है। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को स्वीकार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाते हुए कि अनधिकृत तरीकों से ऊर्जा खपत का आकलन करते समय याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अदालत ने कहा, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने बिजली की अनधिकृत खपत के लिए निर्धारित राशि जमा करने से बचने के तरीके और साधन अपनाए हैं और चालें खेलकर बिजली की बहाली पाने में सफल रहे हैं। कोर्ट ने लेटर्स पेटेंट अपील खारिज कर दी।
और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.